जय हिंद। आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं कोल्ड वॉर मीनिंग एंड डेफिनेशंस की। सबसे पहले है कि कोल्ड वॉर क्या है। कोल्ड वॉर जो है वो अमेरिका और यूएसएसआर में एक प्रकार से जो तनावपूर्ण परिस्थितियां सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद संचालित हुई उसे कहा जाता है। कोल्ड वॉर में किसी भी प्रकार से कहीं सैनिक युद्ध नहीं हुआ, बल्कि यह वैचारिक घृणा, राजनीतिक अविश्वास, कूटनीतिक जोड़ तोड़, सैनिक प्रतिस्पर्धा, जासूसी, मनोवैज्ञानिक और कठिनतापूर्ण संबंध जो है उनका ही दूसरा नाम रहा। शीत युद्ध शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? यह शब्द सबसे पहले यूज में लिया था बर्नार्ड बरूच ने अपने भाषण में। शीत युद्ध वास्तव में युद्ध न होते हुए भी एक प्रकार से युद्ध जैसी परिस्थितियां हमेशा बनी रहने की एक कला थी, जिसमें प्रत्येक विषय पर विश्व शांति के दृष्टिकोण से ही नहीं बल्कि अपने संकीर्ण स्वार्थों को ध्यान में रखकर विचार किया गया। इस प्रकार से वास्तव में इसमें शस्त्रों का प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन एक दूसरे के प्रति मनों में अविश्वास सदैव ही चलता रहा। शीत युद्ध के अंतर्गत अमेरिका और सोवियत संघ, ये दोनों ही महाशक्तियां विश्व में अपने आप को साबित करने में लगी रही। शीत युद्ध वास्तविक युद्ध नहीं था, अपितु युद्ध का एक प्रकार से वातावरण रहा। नेहरू के शब्दों में शीत युद्ध का वातावरण किस प्रकार का था? निलंबित मृत्युदंड के वातावरण के समान। इसका तात्पर्य है कि किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया गया है लेकिन उसकी डेट पता नहीं है। इसी प्रकार से शीत युद्ध में ये सभी मानकर चल रहे थे कि युद्ध तो निश्चित है, लेकिन वह युद्ध कब होगा इसका कोई पता नहीं था। शॉर्टली अगर हम बात करते हैं तो कोल्ड वॉर के लक्षण इस प्रकार से रहे। नंबर 1, कोल्ड वॉर में दो सिद्धांतों का नहीं बल्कि दो महाशक्तियों का, यूएसएसआर और यूएसए, इन दोनों का संघर्ष रहा। सेकंड है, कोल्ड वॉर में प्रचार का महत्व था। यह एक प्रकार से वाक युद्ध था जिसमें कि भाषण या प्रचार के माध्यम से एक दूसरे की बुराइयां की जाती थी। थर्ड है, शीत युद्ध में दोनों महाशक्तियां हैं, उन्होंने व्यापक प्रचार, गुप्तचर, सैनिक हस्तक्षेप, सैनिक संधियां, प्रादेशिक संगठनों की स्थापना इत्यादि करके अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया। फोर्थ है, दोनों शिविरों के मध्य, दोनों शिविर से तात्पर्य है एक तो पूर्वी गुट जिसका संचालन यूएसए कर रहा था और एक था पश्चिमी या साम्यवादी गुट जिसका संचालन यूएसएसआर, सोवियत संघ कर रहा था। इन दोनों के मध्य की जो तनावपूर्ण स्थितियां थी इसे कोल्ड वॉर कहा गया था। फिफ्थ है, यह हॉट वॉर से भी अधिक भयानक था, क्योंकि हॉट वॉर में एक बार युद्ध हो जाता है, 1-2 साल में समाप्त हो जाता है, लेकिन कोल्ड वॉर बहुत लंबे समय तक चला और 1990 में जाकर इसका समापन हो पाया। इसे मस्तिष्क में युद्ध के विचारों को प्रेशर देने वाला युद्ध भी कहा गया, मतलब ये एक प्रकार से मानसिक युद्ध कहलाया। अब बात करते हैं कॉजेज और रीजन क्या रहे कोल्ड वॉर के। सबसे पहले है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ उसका एंड हुआ 1945 में, जब हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम डाल दिए गए थे। उसके बाद जो भी धुरी राष्ट्र थे, इटली, जर्मनी और जापान, इनकी शक्तियां कमजोर पड़ने लगी और इसका सेकेंड वर्ल्ड वॉर का समापन हो गया। इसके बाद दो महाशक्तियों का जन्म हुआ, अमेरिका और सोवियत संघ, और ये दोनों ही विश्व में अपने आप को सिद्ध करने में लग गई। कारणों की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले है हिस्टोरिकल रीजन्स कौन कौन से रहे। इसका सबसे पहला जो कारण है वो है 1917 की बोल्शेविक क्रांति। 1917 की जो बोल्शेविक क्रांति थी उसमें या उसी के कारण पश्चिमी राष्ट्र है वो सोवियत संघ को समाप्त करने का प्रयत्न कर रहे थे, क्योंकि ये साम्यवाद को पूर्ण रूप से विश्व से समाप्त करना चाहते थे। इसलिए ब्रिटेन ने सोवियत संघ को 1924 में, अमेरिका में 1933 में सोवियत संघ को मान्यता प्रदान की गई थी, जबकि 1917 में ये स्वतंत्र हो चुका था। सेकंड है, द्वितीय मोर्चे का प्रश्न भी रहा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब हिटलर ने सोवियत संघ को भारी जन धन हानि पहुंचाई तो सोवियत संघ के नेता ने मित्र राष्ट्रों से यूरोप में नाजी फौजों के विरुद्ध दूसरा मोर्चा या दूसरी तरफ से अटैक करने के लिए अनुरोध किया
लेकिन वास्तव में जो अन्य देश थे उन्होंने ऐसा नहीं किया। थर्ड है युद्धोत्तर उद्देश्यों में अंतर। अमेरिका और सोवियत संघ के युद्ध के कालीन या युद्ध के समय में अलग उद्देश्य थे और जैसे युद्ध की समाप्ति हुई इन देशों ने अपना अपना विकास करना प्रारंभ कर दिया और चाहे अमेरिका हो या सोवियत संघ हो, इन दोनों ने विश्व के अधिकांश देशों को अपने प्रभुत्व में लेने की इच्छा जाहिर करी। यह भी एक कारण यहाँ पर रहा। फोर्थ है सोवियत संघ द्वारा याल्टा समझौते की अवहेलना की गई। याल्टा सम्मेलन या समझौता 1945 में रूजवेल्ट, स्टालिन और चर्चिल के द्वारा किया गया था। ये थे ब्रिटेन, अमेरिका और सोवियत संघ के जो भी प्रमुख थे ये लोग थे। पोलैंड में सोवियत संघ द्वारा सुरक्षित कुर्बानन शासन और पश्चिमी देशों द्वारा संरक्षित लंदन शासन के स्थान पर स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन पर आधारित एक प्रतिनिध्यात्मक शासन स्थापित का निर्णय लिया गया। लेकिन जैसे समय बदलता गया सोवियत संघ ने इस समझौते का इसकी अवहेलना करना प्रारंभ कर दिया। फिफ्थ है सोवियत संघ द्वारा बाल्कन समझौते का भी अतिक्रमण किया गया। जिस प्रकार से याल्टा समझौते को उसने उल्लंघन किया, बाल्कन समझौते का भी उसने उल्लंघन करना प्रारंभ कर दिया। अक्टूबर 1944 में चर्चिल के पूर्वी यूरोप के विभाजन के सुझाव को स्वीकार कर लिया गया। इसके अंतर्गत निश्चित किया गया कि सोवियत संघ का बुल्गारिया और रोमानिया में प्रभाव स्वीकार किया जाएगा और यही स्थिति यूनान में ब्रिटेन की स्वीकार की जाएगी। हंगरी और यूगोस्लाविया में दोनों का बराबर प्रभाव माना जाएगा। लेकिन जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ सोवियत संघ ने बाल्कन जो समझौता था उसकी भी उपेक्षा करना प्रारंभ कर दिया। सिक्स्थ है ईरान में सोवियत सेना का हटाया न जाना, क्योंकि युद्ध से पहले ये बात हुई थी कि जैसे युद्ध समाप्त होगा ईरान से सोवियत सेनाएं हट जाएगी, लेकिन सोवियत संघ ने युद्ध समाप्ति के बाद ऐसा नहीं किया। यूनान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप। वास्तव में यूनान को समझौते के तहत ब्रिटेन के अधीन किया गया था, लेकिन यूनान में जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ सोवियत संघ ने यूनान में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार से यहाँ पर भी समस्याओं का जन्म होने लगा। एट्थ है टर्की पर सोवियत संघ का दबाव। युद्ध के तुरंत बाद सोवियत संघ ने टर्की के कुछ भूभागों पर अपना जो अड्डा, सैनिक अड्डा बनाने का प्रयास किया, दबाव डालना प्रारंभ किया। पश्चिमी जो राष्ट्र थे वो इसके विरुद्ध थे। जब टर्की पर सोवियत संघ का हस्तक्षेप बढ़ने लगा तो अमेरिका ने उससे चेतावनी दी कि टर्की पर किसी भी आक्रमण को सहन नहीं किया जाएगा। इस प्रकार से अमेरिका और सोवियत संघ के बीच मतभेद होना प्रारंभ हुए। अणु बम के आविष्कार ने भी दोनों देशों या दोनों महाशक्तियों के बीच दरार डाली, क्योंकि उससे पहले अमेरिका ने सोवियत संघ को कहीं भी ये जाहिर नहीं किया था कि उसके पास परमाणु हथियार है। लेकिन जैसे ही उसने जापान पर इनका प्रयोग किया सोवियत संघ इससे नाराज हो गया। 10th है सोवियत संघ द्वारा अमेरिकी विरोधी प्रचार अभियान चलाया गया। पहले दोनों देश एक साथ मिलकर कार्य कर रहे थे, लेकिन जैसे युद्ध समाप्त हुआ अमेरिका ने सोवियत संघ के विरुद्ध कार्य करना प्रारंभ कर दिया। विभिन्न लेख अमेरिकी समाचार पत्रों में प्रकाशित होने लगी, जिसमें सोवियत संघ को एक आक्रामक देश घोषित कर दिया गया। इस प्रकार से कई ऐसी गतिविधियां की गई जिसके कारण दोनों में मतभेद बढ़ा। 11th है पश्चिम की सोवियत विरोधी नीति और प्रचार अभियान। पश्चिम की सोवियत विरोधी नीति और जो प्रचार अभियान था उसने भी यहाँ पर अनेक समस्याओं को जन्म देना प्रारंभ किया। इसके अलावा बर्लिन की नाकेबंदी की भी बात की जाने लगी। सोवियत संघ द्वारा लंदन प्रोटोकॉल है उसका उल्लंघन किया गया और बर्लिन की नाकेबंदी प्रारंभ कर दी गई, जिसकी शिकायत यूएनओ में की गई और शांति के लिए इसे खतरा बताया गया। 13 है सोवियत संघ द्वारा वीटो का बार बार प्रयोग, क्योंकि सोवियत संघ और अमेरिका दोनों ही सुरक्षा परिषद के सदस्य देश थे, इसलिए सोवियत संघ प्रत्येक गतिविधि को रोकने के लिए वीटो या निषेधाधिकार का प्रयोग करने लगा। 14th है सोवियत संघ की लैंड लीज सहायता बंद किया जाना। लैंड लीज एक्ट के अंतर्गत अमेरिका द्वारा सोवियत संघ को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही थी, लेकिन वो सहायता बाद में राष्ट्रपति ट्रूमैन ने बंद कर दी, जिससे कि सोवियत संघ नाराज हो गया। 15th है शक्ति के लिए संघर्ष।
मॉर्गेंथु ये कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हमेशा जो संघर्ष होते हैं वो शक्ति के लिए ही होते हैं। इस प्रकार से अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ही शक्ति के लिए युद्ध करने लगे। युद्ध का उन्होंने वातावरण किया और प्रत्येक देश में उन्होंने इस चीज़ को साबित किया। 16 हितों के लिए संघर्ष। प्रत्येक देश ने अपने हितों के लिए संघर्ष की बात की। इसमें अमेरिका और सोवियत संघ ने अपनी भूमिका निभाई। शीत युद्ध वास्तव में राष्ट्रीय हितों का संघर्ष था। द्वितीय महायुद्ध के बाद अनेक मुद्दों पर सोवियत संघ और आपस में उनके स्वार्थ टकराने लगे। इस प्रकार से दोनों के मध्य शीत युद्ध बढ़ता गया। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।